हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग वीकली करंट अफेयर देखने वाले हैं एंड ये वीकली करंट अफेयर आपका 23 जून से लेके 28 जून तक रहने वाला है। अगर आपने करंट अफेयर मिस कर दिया है किसी भी कारणवश, हो सकता है कि आपको जो है डेली करंट अफेयर पढ़ना पसंद ना हो, तो वीकली करंट अफेयर आप रेफर कर सकते हो। एंड बार बार मैंने आपको बताया सोर्सेज आपको बहुत ही ऑथेंटिक है, ठीक है। PIV, यहाँ से हम करंट अफेयर को क्या करते लेते हैं एंड यहीं से आपका एग्जाम में भी आता है। एंड जो हमारा अप्रोच रहता है वो ये है कि हम करंट अफेयर भी पढ़ते हैं, रिवाइज भी करते हैं एंड इसके अलावा जो है स्टैटिक को भी रिवाइज करते हैं, क्योंकि स्टैटिक अगर आप नहीं पढ़ोगे करंट अफेयर में तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंड हाल फिलहाल में जो आपका पैटर्न चल रहा है, जो कि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी करंट अफेयर में पूछ दिया जाता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा बहुत अच्छे से बैकग्राउंड को चेक करके आते हैं, रिसर्च करके आते हैं, ताकि आपको अगर एक क्वेश्चन है उससे और मल्टीपल क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। सो ये तो आज का करंट अफेयर का क्लास रहने वाला है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि सिटी ऑफ जॉय किसको बोला जाता है, तो इसका आंसर मुझे बहुत बच्चों ने भेजा है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कुछ बच्चों ने इसका आंसर जैसे भेजा हुआ है, कोलकाता था आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। बट क्योंकि हर एक क्लास में ऐसा होगा कि मैं आपको नया क्वेश्चन भी बताऊंगी, नए टॉपिक भी बताऊंगी, बट आप भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ सर्च करके लेके आओगे। सो आज के लिए भी एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना कि फर्स्ट इंडियन हु रिसीव नोबेल प्राइज, ठीक है। कौन से फर्स्ट इंडियन है। अब ये कोई कैटेगरी नहीं बता रही मैं, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में फर्स्ट है, ठीक है। सो मे बी लिटरेचर हो सकता है, पीस हो सकता है, जिस भी कैटेगरी में, और फर्स्ट इंडियन है, कौन सी ईयर में या फिर कौन सी चीज के लिए उनको जो है वो मिला था नोबेल प्राइज, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना। जैसे आप दिख रहे हो इस तरह प्रीतम दास ने आंसर किया, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया, साधना ने किया है। सो ऐसे ही आप लोग भी आंसर करना, आपके भी आंसर को यहाँ पे दिखाया जाएगा। सो वीकली करंट अफेयर तो हम करते ही करते हैं, साथ के साथ हम क्या करते हैं, वीकली मोटिवेशन भी लेते हैं। सो आज का मोटिवेशन क्या है, देखो, अब जापानीज जो है कहावत है, उसमें है कि इफ यू गेट ऑन अ रॉन्ग ट्रेन गेट ऑफ एट द नियरेस्ट स्टेशन, ठीक है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत लेट कभी भी नहीं हुआ होता है। आप जितना जल्दी हो सके उस डिसीजन से बाहर निकल जाओ। सो अगर आपने कुछ अपने लिए गलत स्टेप ले रखा है कि एग्जाम की तैयारी नहीं करना है, ठीक है, बाई एनी रीजन, हो सकता है कि आपका इस बार कोई एग्जाम आपने दिया होगा और आपने उम्मीद छोड़ दिया होगा। सो ऐसा नहीं करना, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गिव अप कर दोगे तो आपके बदले कोई और वो सीट लेके चला जाएगा। सो हमेशा हर चीज़ का एक कीमत होता है। अगर आपने तैयारी अभी किया तो उस चीज़ का भी कीमत है, आपको बहुत लास्ट में जाके मिलेगा। सो ये आपका मोटिवेशन था। बट आज का क्वेश्चन क्या है, फटाफट क्वेश्चन भी देखते जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके, ठीक है। सो एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन आपका रिवाइज हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे किसी इंडियन का नियुक्ति हुआ, तो इसलिए क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। सो निम्न में से किसी हाल ही में आपको फाइनेंशियल, ठीक है, एक्शन टास्क फोर्स का जो है आपको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको FATF बोला जाता है, ठीक है। सो इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है, किनको नियुक्त किया गया है, तो ये आंसर हो जाएगा आपको विवेक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। बट इतना काफी नहीं है, FATF बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपको किसी न किसी कारण की वजह से न्यूज में रहता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसको बनाया कब गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको G7 का जो है इनिशिएटिव था, ठीक है। और हाल फिलहाल में इसी से एक और करंट अफेयर है आपको, G7 का जो है वो G7 का मीटिंग 2026 में आपको कहाँ पे हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, ठीक है। बट FATF पढ़ रहे हैं हम लोग। सो ये आपको 1989 के आसपास इसको बनाया गया था। एंड FATF जो है वो जनरली आपको फाइनेंशियल जो मैटर होता है, खासकर आपको मनी लॉन्ड्रिंग का जो केसेस वगैरह है उसको देखती है। अब इंडिया इसका मेंबर, क्या जिस टाइम पे इसको बनाया गया तब से इंडिया इसका मेंबर है, तो नहीं, ठीक है। इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ था 2006 में, और इसको फुल टाइम मेंबर, इंडिया फुल टाइम मेंबर FATF का कब बनता है, तो ये 2010 में बनता है फुल टाइम मेंबर, ठीक है। सो मे बी स्टेटमेंट में डाल दिया जाएगा कि ये इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है FATF का, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एंड इसके अलावा जो है वो इंपॉर्टेंट है आपको, FATF का 2 लिस्ट है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ग्रे लिस्ट है, एक ब्लैक लिस्ट है, ठीक है। सो ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। अब जिसमें से ग्रे लिस्ट में तो बहुत सारी कंट्रीज को रखा जाता है, ठीक है। ब्लैक लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में अगर आपको पूछा जाए, सो ब्लैक लिस्ट में आपको 2 कंट्री है, जिसका एक का तो मैं नाम बता रही हूँ आपको, वो है आपका नॉर्थ कोरिया। एक कंट्री है आपका नॉर्थ कोरिया, जो कि FATF के ब्लैक लिस्ट में है। दूसरा कंट्री कौन सा है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, एंड ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे अपॉइंटमेंट किसी इंडियन का हुआ। सो निम्न में से किस भारतीय को हाल ही में आपको इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जज के पद पर जो है नियुक्त किया गया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द जज एट द इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द
लॉ ऑफ द सी, ठीक है। सो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कौन से इंडियन का जो है नियुक्ति किया गया। सो ये आपको नाम याद रखना है, विमल एन पटेल, ठीक है। सो विमल एन जो पटेल है वो आपको प्रोफेसर रहे हैं, इनका अपॉइंटमेंट हुआ आपको इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। अभी इंटरनेशनल जो आपका ट्रिब्यूनल है ये आपको 1982 के एक्ट से बना हुआ था, ठीक है। एंड इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसका नाम है अनक्लॉज। अनक्लॉज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो खासकर जो आपको मैरीटाइम सेक्टर है जो कि आपको सी है एंड ओशन है, वहां पे किसी चीज को कैसे रेगुलेट करना है, क्योंकि वहां पे अगर आप देखोगे तो इंडिया श्रीलंका का कुछ ना कुछ इसके वजह से इशू बनता रहता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे चीज है जिसमें आपको डिस्प्यूट के मामले आते रहते हैं। तो जितने भी डिस्प्यूट वाले मामले हैं उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, आपको एड्रेस किया जाता है। सो अनक्लॉज लॉ आपको याद रखना है, बट ये अभी याद रखना कि आपको इनका जो है नियुक्ति किस चीज में हुआ, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, और बिमल एन पटेल का नाम आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा क्योंकि फर्स्ट एंड अगर इस तरह का कुछ अलग सा क्वेश्चन रहता है तो पूछा जाता है, निम्न में से आपको किस राज्य का जो है वो केंद्र प्रशासित प्रदेश में पहला पूरी तरह से आपको महिलाओं के द्वारा संचालित, एंड ये फर्स्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट पुलिस इंटायरली रन बाय द वुमेन। पूरे तरीके से जो ये स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, वो महिलाओं के द्वारा जो है संचालित किया जाएगा। सो ये कहाँ पे बना है, तो यहाँ पे यूटी है एंड स्टेट है, इसीलिए ध्यान से देखना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली में आपको नॉर्थ दिल्ली में जो है आपका ये पुलिस स्टेशन है जिसको संचालित किया जाएगा, किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। एंड बहुत सारे केसेस को देखा जाएगा, इससे पहले ऐसा कुछ इनिशिएटिव जो है नहीं लिया गया था, तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि कौन से यूटी ने या कौन से स्टेट ने इसको जो है वो शुरुआत किया, तो आपको दिल्ली का नाम याद रखना है। नाउ अगेन ये वाला क्वेश्चन जो अवार्ड से रिलेटेड है, एंड अवार्ड से रिलेटेड आपको थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। सो निम्न में से आपको किस भारतीय को जेम्स पी आइंस्टाइन, ठीक है, और मोर्डोई हेवल्स जो है 7 भौतिक वुल्फ पुरस्कार 2025, अगेन 2025 से 2026 नहीं है, सो 2025 से आपको सम्मानित किया गया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस हैज बीन अवार्डेड द वुल्फ प्राइज। अब तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वुल्फ प्राइज आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि जैसे कि आप अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपको जैनेंद्र जैन, ठीक है। सो जैनेंद्र जैन को ये वुल्फ प्राइज मिला है। अब बहुत सारे प्राइज होते हैं जिसका नाम आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है मैच द फॉलोइंग में कि कौन सा प्राइज किस चीज से रिलेटेड। जैसे कि आपने एबल प्राइज का नाम सुना होगा, एबल प्राइज किस चीज से रिलेटेड है, मैथ्स से, ठीक है। अब इनको जो मिला है ज्ञानेंद्र जैन को किस चीज के लिए, फिजिक्स के लिए मिला है, तो बस ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनवायरमेंट सेक्शन से है। सो जोनाथन, ठीक है, कछुआ किस देश का संबंधित है जिसे आपको दुनिया का सबसे उम्रदराज ज्ञात जमीनी जानवर घोषित किया गया है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाता है। सो जोनाथन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एनिमल, व्हाट इज इट, क्या है ये, ठीक है। जोनाथन जो कौन सा जो है जानवर है, किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको एक तो सेशल्स में है, ठीक है। ये कंट्री पूछा जा रहा है आपको, सो कंट्री में कौन से कंट्री में मिला है, सेशल्स में मिला है। जोनाथन है क्या, टोर्टोइज है, ठीक है, कछुआ है। एंड इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये 194 6 साल कम है, ठीक है, 6 साल और ऐड कर दोगे तो 200 साल का हो जाएगा। तो काफी हो सकता है कि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे सेशल्स तो दिया हुआ है, बट अगर पूछा जाए एग्जैक्ट जगह पे कहाँ पे ये लोकेट है, तो ये आपको हेलेना, ठीक है, हेलेना आइलैंड है जहाँ पे ये मिला है। अब हेलेना आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो एक हेलेना एक्ट भी है, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड चीज देख लेते हैं। हेलेना एक्ट है, कौन से एक्ट को हेलेना एक्ट बोला जाता है, तो 1833 के एक्ट को हेलेना एक्ट बोला जाता है। एंड क्योंकि ये आपको स्लेवरी से रिलेटेड था, ठीक है, ये आपको दास प्रथा से रिलेटेड था, इसीलिए एक्ट को इस नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल तो ये करंट अफेयर था, बट थोड़ा सा हमने हिस्ट्री से भी इसको रिलेट करके देख लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको रैंकिंग से रिलेटेड है एंड इंडेक्स वगैरह तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो भारत को हाल ही में आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, जिसको WEF बोला जाता है, द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026, अगेन 2026 है तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो गया। सो इसमें कौन सा जो है वो स्थान दिया गया, सो व्हाट रैंक हैज बीन इंडियाज बीन असाइंड in the energy transition index 2026 recently released by the वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सा रैंकिंग इंडिया को दिया गया, तो ये आपको 70th, ठीक है, 70 नंबर का रैंकिंग आपको याद रखना है। एंड ये रैंकिंग क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, और जनरली अगर आप देखोगे तो इंडिया का जहाँ पे इंप्रूवमेंट रहता है किसी भी रैंकिंग में, तो वहां से सवाल बनते हैं। एंड हो सकता है कि एग्जाम में आपको बस रैंकिंग नहीं पूछा जाएगा, मे बी स्टेटमेंट डाल के पूछा जा सकता है। सो अब तक जितना भी रैंकिंग आया है, ठीक है, सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जितना भी आज तक रैंकिंग दिया है, इस बार का रैंकिंग इंडिया के लिए सबसे अच्छा है, ठीक है, क्योंकि बाकी जितनी भी चीजें उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। सो 2 पोजीशन अगर देखा जाए तो इंप्रूवमेंट दिख रहा है, ठीक है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे अचीवमेंट है। सबसे पहला अचीवमेंट जो है ये है आपका स्कोर, ठीक है, स्कोर इंडिया का कितना इंप्रूव हुआ है, तो 1.2
9% हुआ है। इसके अलावा जो है ये जितना भी रैंकिंग है, जितने भी कंट्री की रैंकिंग है, उसमें सबसे बेहतर जो है इंडिया ही परफॉर्म कर रहा है। फर्स्ट रैंक पे कौन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट पे आपका स्वीडन है, ठीक है। टोटल आपका कितना कंट्री था, सो 120 था, 120 में से इंडिया का रैंकिंग कितना है, 70 है। इसके अलावा लो कार्बन, ठीक है, सो लो कार्बन जॉब्स अप टू 24% इंडिया ने दिया है, ठीक है, 2024 तक का बताया जा रहा है। एंड इसके अलावा जो है रिन्यूएबल सोर्सेज, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसका टारगेट जॉब जो है कितना क्रिएट किया इंडिया ने, 1.3 मिलियन। और ये बताया जा रहा है कि 25% जो है और इसमें इंक्रीमेंट होने वाला है। तो ये कुछ अचीवमेंट है, मे बी स्टेटमेंट में घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, बट फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में अगर पूछा जाए इंडिया का रैंकिंग कितना है तो 70 रहा है, ठीक है, ये 70 आपको एज इट इज याद रखना है। बहुत सारे इंडेक्स है जो कि आपको आते ही रहते हैं। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स था जिसमें इंडिया का रैंकिंग कितना था, 4th था। एंड हाल फिलहाल में आपको सिप्री का रिपोर्ट आया था, ठीक है, सिप्री का रिपोर्ट आया था जिसमें इंडिया का आर्म्स, ठीक है, या फिर डिफेंस एक्सपेंडिचर में क्या रैंकिंग है। अगेन ये आप लोग बताओगे, कुछ रिवीजन क्वेश्चन बीच बीच में आप लोग के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डे से रिलेटेड है। एंड योगा डे आपने बहुत सुना होगा। डे तो आपको सबको याद हो गया होगा अभी तक, बट मे बी आपको थीम पूछ दिया जाएगा, थीम जब आता है तो फिर गड़बड़ हो जाता है। सो ये आपको कौन से नंबर का था, तो 12th नंबर का था। 12वें नंबर का आपको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2026 का जो है कब मनाया गया, तो व्हेन वाज द 12th इंटरनेशनल योगा डे 2026 बीइंग हेल्ड। सो ये कब कितने तारीख को हुआ है, 21 जून को हुआ है। तो 21 जून को आपको इंटरनेशनल योगा डे था। बट इसके अलावा थीम आपको जो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो योगा फॉर द हेल्दी एजिंग, योगा फॉर द हेल्दी एजिंग जो है ये इस बार का थीम था। एंड इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट ये है कि योगा डे जो अगर देखा जाए इसको इंटरनेशनल स्टेटस कब मिला हुआ था। सो प्रपोजल इसको 2015 में सितंबर में दिया गया था, ठीक है। इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया दिसंबर 2015 में। और ये इंटरनेशनल योगा डे को एज ए इंटरनेशनल जो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था, तो ये था आपका यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था। और 2015 से जो है आपका इंटरनेशनल योगा डे जो है वो सेलिब्रेट हो रहा है। और योगा के बारे में बार बार मैंने बताया आपको, योग सूत्र है, ठीक है, जो कि पतंजलि के द्वारा लिखा गया था, जिसमें ये सारी चीजों के बारे में आपको जो है वो जानकारी मिलती है, जिसमें आपको अराउंड 196 टू 194 के आसपास में श्लोक जो है योगा के बारे में दिया गया है ना। ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको इकोनॉमिक सेक्शन में वैसे इंपॉर्टेंट है। एंड हाल फिलहाल में अगर आप एग्जाम में किसी एग्जाम में जाने वाले हो तो ये क्वेश्चन आपको मोस्ट प्रोबेबली मिलने वाला है उस एग्जाम में। सो भारत सरकार ने हाल ही में आपको 2022-23 को आधार वर्ष मानते हुए संशोधित जो आपका थोक मूल्य सूचांक, जिसको WPI बोला जाता है, सीरीज को किसके स्थान पर जो है वो शुरू किया है। सो विच series has the government of India recently replaced by the launching the revised wholesale price index WPI series with the 2022-23 as the base year। so base year आपका WPI का चेंज कर दिया गया, संशोधित किया गया। अब वो कितना रखा गया, पहले इसका क्या था आपका 22-23 था, बट जो चेंज हुआ वो कितना हो गया आपका, सो वो चेंज हुआ आपका 2011-12, ठीक है। अब जब आपने इसका देख लिया, WPI का देख लिया, तो CPI का भी चेंज हुआ था इसी साल में 2026 में। CPI का भी बेस ईयर आपको 2024 से आपको 2012, ये ऐसे याद रखना। मे भी आपको CPI WPI दोनों के बारे में पूछ लिया जाए, बट इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब आपको CPI WPI के डिफरेंसेस भी पता होना चाहिए। सो उसको फटाफट देख लेते हैं। WPI और CPI के बारे में अगर आपको पूछा जाए, जिसको WPI को होलसेल जो है वो प्राइस इंडेक्स बोलते हैं और CPI जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। लेकिन दोनों में क्या क्या चीजें हैं, दोनों में से कौन सा जो RBI यूज करता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, या मॉनेटरी पॉलिसी में जो है उसको बनाने के लिए कौन सी चीज को यूज किया जाता है, वो भी पता होना चाहिए आपको। सो इसमें तो आप देखोगे कि होलसेल है, पूरे चीजों को इंक्लूड किया जाता है। और जो CPI है वो आपको कंज्यूमर रिटेल प्राइस के हिसाब से इसको देखा जाता है। इसके अलावा जो पब्लिशिंग ऑफिस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आपको क्या किया जाता है, चीजों को, स्टेटमेंट को फ्लिप कर दिया जाता है एंड थोड़ा क्वेश्चन को टफ बनाया जाता है। सो WPI जो है आपको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स याद कर रख सकते हो आप। एंड अगर पूछा जाए CPI के बारे में, ये नेशनल स्टैटिक NSO, ठीक है। जो आपका WPI उसमें गुड्स ओनली, ठीक है, याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। WPI में बस आपको जो वस्तु होती है उसको बस इंक्लूड किया जाता है, बट हम CPI के बारे में बात करते हैं, CPI में आपको गुड एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड किया जाता है। इसीलिए आपको याद रखना कि गुड एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड है, इसीलिए CPI को यूज किया जाता है किसके द्वारा, RBI के द्वारा, ठीक है, इन्फ्लेशन जांचने के लिए। इन्फ्लेशन मेजरमेंट अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन WPI में होता है एंड CPI में आपको फाइनल स्टेज जो है उसको मेजर किया जाता है इन्फ्लेशन देखने के लिए। प्राइस जो है वो मैन्युफैक्चर एंड होलसेलर इसमें आता है।
एंड जो इसमें कंज्यूमर आता है, सीपीआई में कंज्यूमर है तो कंज्यूमर से याद रखना आपको। टाइप्स ऑफ कमोडिटीज, कौन कौन से गुड्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है जब हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूपीआई के बारे में। तो इसमें इनपुट है आपको, इंटरमीडिएट गुड है, इसीलिए इसको इन्फ्लेशन मेजरमेंट के लिए यूज नहीं किया जाता है। इसके अलावा इसमें मिनरल्स है, मशीनरीज है। बट जब हम बात करते हैं सीपीआई के बारे में तो इसमें एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, ठीक है, वेवरेज, हाउस एंड मेडिकल केयर जो है वो यूज किया जाता है। एंड बेस ईयर पहले इसका क्या था, 2011-12 डब्ल्यूपीआई का, जिसको आप चेंज कर दिया गया, आपको याद होना चाहिए। एंड जो आपका सीपीआई है उसका 2022 था, जो कि अब 2012 था, जो कि 2024 हो चुका है। एंड ये वाला आपका क्या हो गया, 22, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डे से रिलेटेड है, एंड ओलंपिक डे। तो निम्न में से आपको किस दिन जो है हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। सो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। सो हर साल आपको ओलंपिक डे कौन से दिन होता है, तो 23 जून को होता है। बट इससे ज्यादा जरूरी जो है आपको इसका थीम पता होना चाहिए। सो इस बार का थीम क्या था आपका, मूव, लर्न एंड डिस्कवर टुगेदर। सो लेट्स सेलिब्रेट द ओलंपिक वैल्यूज, एक्सेलेंस, फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट। तो अब ओलंपिक के बारे में भी देख लेते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि ये कब से स्टार्ट हुआ था, कब से क्या क्या चीजें हैं, तो इसको 1894 आपको याद रखना है। एंड मॉडर्न डे जो ओलंपिक है, ठीक है, अगर पूछा जाए आपको ओरिजिनली जो ओलंपिक कब कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ, तो ग्रीस का नाम याद रखना आपको। एंड अभी के लिए हेडक्वार्टर आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमिटी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्न में से किस राज्य में जो है वो आपको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है भारत का पहला वाणिज्य स्तर की जो है कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना का उद्घाटन किया गया। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट। अगेन इसको बनाया गया कहाँ पे, कौन से स्टेट में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। सो उड़ीसा आंसर हो जाएगा। एंड ये जो है अगर जगह का नाम पूछ दिया तो आपको याद रखना है कि कहाँ पे, ये लखनपुर में, ठीक है। इस पूरे प्रोजेक्ट में कितना आपको इसकी लागत है, मे भी स्टेटमेंट में पूछ दिया जाएगा। आप उड़ीसा से हो तो आपको उड़ीसा का, अगर आप वहां का एग्जाम देने वाले हो तो मे भी थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ये 25,016 करोड़ के आसपास लगा। अब इससे बहुत सारी चीजें होने वाली है। एक तो आपका जो है वो अब कोल का जो है सदुपयोग करेंगे, ठीक है। इसमें 3-4 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जब हम अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं। सो एक तो आपको पहला प्रोसेस याद रखना, गैसिफिकेशन, ठीक है, जिसमें कोल जो है उसको हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, गैस में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम लोग सिन गैस भी बोलते हैं, ठीक है, सिन गैस बोलते हैं। और ये गैस जो है इसका अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ किस किस चीज में इस्तेमाल होता है। सो ये आपको मिथेनॉल, इसके अलावा यूरिया फर्टिलाइजर में, एंड अमोनियम में। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है। आपको निम्न में से किस राज्य में जल संरक्षित परियोजना के लिए जो है विश्व बैंक ने आपको 4,000, ठीक है, 4,000 करोड़ जो है वो रुपए का ऋण देने के लिए मंजूरी दी है, ठीक है। सो मंजूरी दे दी गई है। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द वर्ल्ड बैंक अप्रूव द लोन ऑफ 4,000 करोड़ फॉर द वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। सो वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए जो आपको वर्ल्ड बैंक है किस स्टेट को दिया है इन्होंने, तो ये आपको हरियाणा को दिया है, हरियाणा स्टेट को दिया है। अब ये अगर देखा जाए तो पूरा एक साथ नहीं दिया जाएगा, कुछ आपको इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। एंड इसके अलावा अगर देखा जाए तो कौन से प्रोग्राम से एसोसिएटेड है, तो क्योंकि अगर ये पैसे फंड किए जा रहे हैं तो किसी ना किसी प्रोग्राम के तहत दिए जा रहे होंगे। सो जल संरक्षित हरियाणा करके एक प्रोग्राम है जिसके अंदर जो है इनको पैसे दिए जाएंगे। एंड यहाँ पे बेटर जो है वो वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो है आपको सेव एनर्जी, इस तरह के कुछ प्रोग्राम रिलेटेड है। एंड खासकर जो आपको विलेज एरिया है इसको भी इंक्लूड इसमें किया जाएगा। सो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के बारे में है। वर्ल्ड बैंक ये आपको ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से बना हुआ था, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से बना हुआ है। नाउ अगेन आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। सो भारत ने आपको किससे हराकर हाल ही में जो है FIH जो आपका कप है 2026 का, उसमें खिताब जीता है। सो whom did India defeated to the recently win the FIH नेशंस कप 2026। सो किसको डिफीट किया, तो इसमें इंडिया ने डिफीट किया न्यूजीलैंड को, ठीक है। सो न्यूजीलैंड को डिफीट करके इंडिया ने जो है अपना वो ये जीता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें आपको बहुत लंबे टाइम के बाद जो ये जीत इंडिया को मिला है। सो आपको याद रखना है कि FIH 2026 का टाइटल पूछा जाए कौन से कंट्री ने जीता है, तो इंडिया ने जीता है। किसको डिफीट किया, तो न्यूजीलैंड को डिफीट किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये अगेन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। सो निम्न से किसको आपको इंडियन एथलीट जो अवार्ड है 2025 का, अगेन 2025 है 26 नहीं है, तो ये बेस्ट
मेल एथलीट का अवार्ड जो है किसको मिला है? तो ये आंसर आपका हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है एंड ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा बहुत आपको इसमें जो बैकग्राउंड है वो भी देखना पड़ेगा, पॉलिटी सेक्शन से कैसे रिलेटेड है। सो निम्न में से किसी हाल ही में आपको भारत का जो सॉलिसिटर जनरल है नियुक्त किया गया है। सो किनको बनाया गया? तो ये तुषार मेहता को बनाया गया, ठीक है। अब इनका अगर आपने नाम सुना होगा तो आपको पता है कि ये वापस से री अपॉइंटमेंट है, ठीक है। अपॉइंटमेंट नहीं है, इनका जो टेन्योर है उसको क्या किया गया? एक्सटेंड किया गया। कब तक के लिए कर दिया गया? 2029 तक के लिए कर दिया गया, ठीक है। अब जो ये पोस्ट होता है सॉलिसिटर जनरल का, इसको कौन अपॉइंट करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए एक बॉडी होता है जिसका नाम है आपको अपॉइंटमेंट कमिटी, ठीक है, जिसको शॉर्ट में एसीसी बोलते हैं। और इसको चेयर कौन करता है? मे बी वहां पे डाल दिया जाएगा प्रेसिडेंट चेयर करते हैं, फिर ठीक है गड़बड़ हो जाएगा। एसीसी को चेयर कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। बट अगर पूछा जाए ना कि फॉर्मल तरीके से इनको अपॉइंट कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा फॉर्मल तरीके से इनको अपॉइंट कौन करता है, तो फिर आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। अगर पूछा जाए ऐसे अपॉइंटमेंट के बारे में तो एसीसी करता है, जो कि कमिटी है आपका, उसको चेयर कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो पोस्ट है आपका सॉलिसिटर जनरल का, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसके बारे में मेंशन नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये बिल्कुल भी नहीं, ये चीजें आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जीआई टैग से, हर एक क्लास में आपको जीआई टैग से कुछ ना कुछ आ ही रहा है। एंड जीआई टैग से अगर आप आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से देखोगे तो क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। सो हाल ही में आपको खुरासानी इमली जो कि जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? सो खुरासानी इमली हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड जीआई टैग। सो कौन से स्टेट से है? सो ये मध्य प्रदेश से आपका, ठीक है। सो मध्य प्रदेश से आपका खुरासानी इमली है, जो कि आपको याद रखना। अगर पूछा जाए धार आपको एरिया कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, वहां से। नो जीआई टैग के बारे में आपको अगर स्टेट याद है तो अच्छी बात है, जीआई टैग के बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए। जीआई टैग का जो आपको एक्ट है वो 1999 का है एक्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछा जाए आपको कि इसको जीआई टैग देता कौन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। और कितने सालों के लिए दिया जाता है? तो एवरी 10 ईयर के लिए दिया जाता है, 10 साल के लिए दिया जाता है। एंड इसको वापस में फिर से रिवाइज कर दिया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मे भी हो सकता है कि आपको न्यूज में चल रहा तो आ सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी चीजें हैं ये। तो कीर स्टैमर, ठीक है, जो कि हाल ही में आपको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सो ये किस देश से है? कीर स्टैमर जो है रिसेंटली रिजाइन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ठीक है। सो कौन से कंट्री से है? ये इंग्लैंड से है, ठीक है। अब इनका जो है अगर देखा जाए, जब इन्होंने इलेक्शन जीता था तो ये कौन से पार्टी से है? लेबर पार्टी से, ठीक है। और बहुत ही ये 2 साल पहले आपको प्राइम मिनिस्टर बने थे, 2 साल पहले जो 2 ईयर पहले प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे। बट इनको रिजाइन देना पड़ गया है। रिजाइन देने के पीछे बहुत सारे रीजन है, मे भी आपको एग्जाम में ना पूछे बट आपको पता होना चाहिए। इंटरनल फ्यूड है, ठीक है, इंटरनल रीजन है। इनका जो खुद का मतलब लोकल इलेक्शन था वहां पे ये हार रहे थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनके जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स है वो भी रिजाइन करना शुरू कर दिए थे। तो इनको कहीं ना कहीं जो सपोर्ट जो बोलते हैं ना कैबिनेट की तरफ से भी नहीं मिल रहा था। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से इनको लास्ट में क्या है रेजिग्नेशन देना पड़ा है। बट मे भी हो सकता है कि आपको पूछ दीजिए कौन से पार्टी से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो लेबर पार्टी आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्कीम रिलेटेड है। सो निम्न में से कौन सा उल्लास पहल के तहत जो है आपको भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंडिया 6th फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर द उल्लास स्कीम? सो एक तो पहला क्वेश्चन यही हो जाएगा कि उल्लास स्कीम आपको किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये किस चीज से रिलेटेड? आपका एजुकेशन से रिलेटेड है। एंड 6th स्टेट आपको कौन सा बना है? उत्तराखंड बन गया। बट इससे पहले कौन कौन सा स्टेट था? सो अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के बारे में लिटरेसी रेट कितना रीच हो गया, यहाँ पे कहां तक चला गया? 98.7%, जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। 98.7% जो है लिटरेसी रेट है। इसके अलावा अगर स्टेट पूछा जाए कि आपको कौन कौन सा इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो 5 स्टेट और हैं, जिसका 5 स्टेट में आपको नाम याद रखना है। पहला तो आपको मिजोरम है, इसके अलावा गोवा है, त्रिपुरा है, हिमाचल है। एंड सिक्किम को भी आपको इसी 2026 में ही सिक्किम को भी अगर मैंने आपको 2 से 3 हफ्ते पहले करंट अफेयर बताया था तो सिक्किम को उल्लास इनिशिएटिव के अंदर जो है वो फुली लिटरेट स्टेट का जो स्टेटस मिला था ना। उल्लास स्कीम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो ये आपको नोडल मिनिस्ट्री कौन सा है, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आपको जो है उसको चलाया गया था? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव है आपको 2030 तक जो है वो लिटरेसी रेट जो है वो 100% अचीव करना है।
जिसमें आपको टारगेट ग्रुप कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको 18+ दे दिया जाएगा, बट ये टारगेट ग्रुप आपको कितना एडल्ट है, 15+ जो है फ्रॉम द ऑल बैकग्राउंड, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने कोई ऐसे कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं रखा है, कास्ट स्पेसिफिक नहीं रखा है, 15 साल से जितने भी बड़े लोग हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। एंड ये इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको देखा जाए 2022 से लेकर 27 तक के बीच में है। जन जो है वो साक्षरता जो है उसको बढ़ाना है, इस तरह का इनिशिएटिव रखा गया। सो बस आपको याद रखना, नोडल मिनिस्ट्री जो है वो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। सो निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, जहाज पुनर्चक्रण करने वाला जो है देश का जो है वो कौन सा देश बन गया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग नेशन। सो ऑफ कोर्स ये इंडिया है, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो कितना रिसाइकलिंग हो रहा है, तो 35%, 35.4% के आसपास हो रहा है, और ये आपको जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है। सो आपको याद रखना, अगर पूछा जाए इंडिया में सबसे ज्यादा रिसाइकलिंग जो है वो कौन से स्टेट में होता है, ये भी हो सकता है। सो ये आपको नाम याद रखना, गुजरात में होता है, गुजरात का अगर अलांग, ठीक है। अगेन जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी। सो जो आपको बलम खीरा, ठीक है, हाल ही में आपको जीआई टैग दिया गया, ये किस राज्य से संबंधित है। सो ये कौन सा राज्य है आपको, अगेन मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश अभी मैंने आपको इमली वाला भी बताया था, ये भी आपको याद रखना है। इसमें कुछ और नाम है, जैसे कि इंदौरी आपको मालवी पोटैटो है, इसके अलावा गार्डू है, ठीक है, ट्यूबर है, और ये आपको ककड़ी है, ठीक है, कुकम्बर है, जो कि इसको मध्य प्रदेश से जीआई टैग दिया गया है। निम्न में से आपको किस राज्य में जो है भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल लगाया गया है। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल द इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल जो है वो लगाया गया। तो ये कौन से राज्य में लगाया गया, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे गुजरात वैसे ऑप्शन में नहीं है। सो तमिलनाडु में ही जो आपको गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है, इधर ही आपको कोरल रीफ मिलता है, ठीक है। सो कोरल रीफ को अगर लेके देखा जाए कोई इनिशिएटिव, तो आपको इधर ही आसपास मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्कीम रिलेटेड है। सो निम्न में से किसके द्वारा जो निर्भय चेतना कार्यक्रम जो है वो बाय हुम हैज द निर्भय चेतना इनिशिएटिव बीइंग लॉन्च, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया। सो ये आपको याद रखना इसके बारे में कि मे बी आपको थोड़ा सा आपको पूछ दिया जाए कि कौन कौन सी चीजें इससे रिलेटेड है। एक तो आपको याद रखना कि ये इनिशिएटिव जो है वो निर्भय चेतना के नाम से जाना जाता है। निर्भया फंड, ठीक है, निर्भया फंड आपको अगर पता हो, जो निर्भया केस आया था उसके बाद निर्भया फंड का आपको इनिशिएटिव लिया गया था। अब इसमें आपको ये लॉन्च तो ऑलरेडी आपको 11 मार्च को हो गया था, ठीक है, अभी फिर से चर्चा में चल रहा है 2026 में। नोडल मिनिस्ट्री आपको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत है। अब यहाँ पे मे बी आपको जस्टिस लग सकता है, मे बी आपको हेल्थ लग सकता है, फिर या वुमेन्स लग सकता है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के अंदर जो है आपको निर्भया जो है चेतना स्कीम इनिशिएटिव जो है लिया गया है। अगेन ये भी आपको रैंकिंग से रिलेटेड है। सो भारत क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में कौन सा जो स्थान दिया गया। सो व्हाट रैंक इंडिया का जो है फ्यूचर स्किल, फ्यूचर है इसीलिए 2027 लिखा हुआ है, ठीक है। सो इंडिया का रैंकिंग क्या है, इसमें 13 रैंकिंग है, 13th है। फर्स्ट रैंकिंग में भी पूछा जाए, फर्स्ट पे आपको कौन है, यूएस है, ठीक है, फर्स्ट पे आपका क्या है यूएस है, एंड सेकंड पे क्या आपका ऑस्ट्रेलिया है। बाकी रैंकिंग भी देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट पे आपको कौन है, यूएसए, एंड सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया, एंड थर्ड पे आपका यूके। इंडिया का रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 13th रैंक है, ठीक है। सो ये चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका फेस्टिवल से रिलेटेड है, ठीक है। सो फेस्टिवल आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन आ जाता है। सो निम्न में से आपको किस स्थान पे जो है खीर भावनी, ठीक है, मेला है जो कि आयोजित किया गया। सो एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द खीर भवानी मेला, ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया आपको जम्मू एंड कश्मीर में। सो जम्मू एंड कश्मीर का आपको नाम याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन है वो भी देख लेंगे। सो फरीदाबाद है, ठीक है, यहाँ पे आपको कौन सा मेला लगता है, बहुत ही फेमस है, आपको आप लोग बताना मुझे, ठीक है। फरीदाबाद में आपको आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, आपको सूरज कुंड, ठीक है। इसके अलावा सोनपुर में आपको केटल फेयर, एशिया महाद्वीप का सबसे जो लार्जेस्ट पशु मेला है वो आपको लगता है। सो ये आपको याद रखना है। बट अगर खीर भवानी मेला के बारे में पूछा जाए आपको, सो ये कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस स्थान पर जो भारत का पहला, ठीक है, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊंचा, ठीक है, फ्लोरिकल्चर पार्क जो है वो शुभारंभ किया गया। सो इंडिया फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड फ्लोरिकल्चर पार्क जो है कहाँ पे बनाया गया, तो ये आपको लद्दाख में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, इसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा जीके में। सो निम्न में से आपको किस स्थान पर जो है वो हेमिस फेस्टिवल 2026 जो है वो शुरू किया गया है। सो एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द हेमिस फेस्टिवल 2026 बीइंग इनॉग्रेटेड, तो ये कहाँ पे हुआ, लद्दाख में हुआ, ठीक है। हेमिस फेस्टिवल आपको किस चीज से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। एंड ये आपको गोम्पा
और हेमिस नेशनल पार्क भी है, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। हेमिस फेस्टिवल तो याद ही रखना है, हेमिस नेशनल पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये क्वेश्चन था आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे साल न्यूज में चल रहा है एंड इससे भी सवाल आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे। सो बांग्लादेश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, IBCA बोला जाता है, शामिल होने वाला जो है वो कौन सा सदस्य बन गया है। सो बांग्लादेश हैज बीन बिकम द मेंबर कंट्री टू द IBCA, ठीक है। सो कौन से नंबर का जो ये कंट्री बना है, तो 27th नंबर का मेंबर बन गया। ये इससे पहले भी बहुत सारे मेंबर थे, 26 मेंबर थे, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। इसमें 7 बिग कैट हैं, टाइगर, लॉयन, प्यूमा, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड, इसके अलावा आपका जगुआर, ठीक है। अब ये इनिशिएटिव जो था ये इंडिया का ही लिया गया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है इंडिया ने ही बनाया था। 1973 में आपको प्रोजेक्ट टाइगर आया था, उसका 50 ईयर होने के उपलक्ष्य में, ठीक है, 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था, जिसमें जो बिग कैट 7 बिग कैट अलायंस है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बात किया गया था। अब इंडिया में आपको कौन सा ऐसा है जो कि नहीं मिलता, अगर आप लोग को पता हो तो बताना। नेटिवली नहीं मिलता। ऑपरेशन चक्र, ठीक है। सो ऑपरेशन चक्र जो है वो अगेंस्ट द डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, ठीक है। ये बहुत बड़ा समस्या, अगर आप देखोगे तो आजकल ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं। इन सारी चीजों को रोकने के लिए जो इनिशिएटिव किसके लिए जो है आपको किसके द्वारा लिया गया, तो CBI के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये हो सकता है आपको पूछा जाए। ऑपरेशन चक्र 6 जो है न्यूज में चल रहा था, डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए लेके, तो किसके द्वारा है, तो ये CBI के द्वारा है। और CBI को इंटरपोल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। और ये इसको पावर कहां से मिलता है, तो ये 1946 का एक्ट है आपका, जिससे पावर डिराइव करता है CBI। और CBI जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बताना अगर आपको पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन डे से रिलेटेड है। सो निम्न में से आपको किस दिन विश्व MSME डे दिवस जो मनाया जाता है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वर्ल्ड MSME डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। सो ये 27 जून को हर साल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। सो 27 इसका थीम आपको हो सकता है पूछ लिया जाए। सो एम्पावरिंग MSME, पूरा थीम नहीं याद हो सकता, बस छोटा याद रखना आपको, थ्रू इनोवेशन, ये इसका थीम था इस बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अगेन किस चीज से रिलेटेड है, तो अपॉइंटमेंट्स है। सो निम्न में से आपको किस जो इंटेलिजेंस ब्यूरो IB जिसको बोला जाता है, निदेशक जो है नियुक्त किया गया है। सो हु अमंग द फॉलोइंग बीइंग अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द IB, ठीक है। सो IB के जो डायरेक्टर बने कौन बने, महेश दीक्षित, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको पता है तो आपको पता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है, आपको न्यूज जो आपका सिक्योरिटी न्यूज है उनको सारी चीजों को गैदर करता है, बहुत सारी चीजें आपको इसके बारे में पता होगा। बट ये आपको याद रखना कि बहुत 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 पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। मे भी आपको लगा होगा कि इंडिपेंडेंस के बाद इसको बनाया गया था। सो ये आपको याद रखना कि 80s का है, ठीक है, 80s के आसपास जो है ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, तो काफी पुराना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आपको ये पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कहीं ना कहीं और मिलने वाला आपको, ठीक है, कंप्यूटर में आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो, बट ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। सो किस देश ने आपको सुपर कंप्यूटर लाइनसाइन, ठीक है, जो कि आपको दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। सो इससे पहले आपको सबसे सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा था, फ्रंटियर था, जो कि USA के पास था। अब ये जो आपका लाइनसाइन है, में भी पूछ दिया जाए कि लाइनसाइन आपको न्यूज में था, ये क्या चीज है, तो सुपर कंप्यूटर है एंड वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट डिक्लेयर किया गया। अब किसके पास है, ये चाइना के पास है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं US का जो फ्रंटियर है वो आपको पीछे चला जाएगा एंड चाइना अब लीड करने वाला है इस मामले में एटलीस्ट, ठीक है। सो ये तो आज का न्यूज था, ठीक है, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक जगह बता दिया। एंड कोई अगर सजेशन है, अगर आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें। थैंक यू सो मच।